तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करेंगे जनूब मशरकी यूरोप में मौजूद एक ऐसे मुल्क की जिसकी आजादी के बाद से अपने हमसाए मुल्क यूनान से बिगड़ गई। यानी हम बात करेंगे जमहूरिया मकदूनिया की, जिसका 27 साल तक यूनान से सिर्फ इसी बात पर तनाजा रहा कि मुल्क का नाम बदल लो। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, बल्कि यूनान ने इस मुल्क के खिलाफ हर वो काम किया कि किसी तरह से मकदूनिया अपना नाम बदल ले। यूनान जो पहले से यूरोपीय यूनियन और नेटो का रुकन मुल्क था, यूनान ने असर रसूख रखते हुए मकदूनिया के लिए यूरोपीय यूनियन और नेटो के दरवाजे बंद करवा रखे थे। जून 2018 में दोनों ममालिक के दरमियान ये फैसला तय पाया कि अगर मकदूनिया अपना नाम तब्दील करता है तो यूनान उसे यूरोपीय यूनियन में शमूलियत और नेटो का इत्तेहादी बनने में पूरी मदद करेगा। सितंबर 2018 में मुल्क में रेफरेंडम हुआ जो 37% के तनासब से मुल्क का नया नाम शुमाली जमहूरिया मकदूनिया करने में कामयाब हो गया। यूनान मकदूनिया का नाम तब्दील करवाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन नाम तब्दील होने के बाद भी हर कोई उसी नाम से पुकारता है। मकदूनिया के बारे में मजीद जानने से पहले नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दीजिए, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुंचती रहे। दोस्तों, मकदूनिया के बारे में जानने से पहले आपको इस मुल्क के तारीखी अदवार पर नजर दौड़ाना होगी, तभी आप लोग यूनान और मकदूनिया के तनाज़े की असलियत जान सकेंगे। कहा जाता है कि जहां आज मकदूनिया आबाद है, इस सरजमीन के अलावा यूनान, बल्गारिया और अल्बानिया समेत दीगर कई ममालिक पर एक कदीम अमूरी कौम आबाद थी। ये कौम 17वीं सदी कबल मसीह तक यहाँ आबाद रही। मुख्तलिफ नामों की रियासतें इनकी जागीर हुआ करती थी। 2000 कबल मसीह में यहाँ एक कदीम अशूरी सल्तनत कायम हुई। तकरीबन 1750 कबल मसीह में यहाँ सल्तनत बाबल, जिसे बाबुलोनिया भी कहा जाता है, कायम हुई। इस सल्तनत का बानी हम्मुराबी हुआ करता था। ये वही बादशाह था जिसका जिक्र इंजील में भी मौजूद है, और ये बाबली सल्तनत वही सल्तनत है जिसका जिक्र तौरात में भी मिलता है। कहा जाता है कि बाबुलोनिया अपने अहद का मुहज़्ज़ब तरीन मुल्क था। यहाँ की कदीम जुबान अरबी और अब्रानी जुबानों की माँ समझी जाती है। यहाँ के लोग मज़ाहर परस्त थे, लेकिन उन्हें मज़ाहब से ज्यादा दुनियादारी से दिलचस्पी हुआ करती थी। देवी देवताओं को उन्होंने अपना माबूद बनाया हुआ था। 626 कबल मसीह से 539 कबल मसीह तक यहाँ कायम रहने वाली सल्तनत को जदीद बाबली सल्तनत कहा गया है। ये वही सल्तनत थी जिसे शाह निबू पोल साहब ने आशूरी सल्तनत के खंडरात पर कायम किया था, जिसे बाद में बख्त नसर ने अरूज बख्शा। कदीम बाबली सल्तनत और जदीद दोनों सल्तनतों में दारुल हुकूमत का दर्जा बाबल शहर को ही हासिल रहा, और इसी शहर की मुनासबत से सल्तनत को यह नाम अता हुआ था। तौरात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम बाबल में रहा करते थे। जब काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया तो आदम अलैहिस्सलाम इससे नाराज हो गए, तो काबील अपने अहलो अयाल के साथ भागकर अर्ज़े बाबल के पहाड़ों में चला गया, तो उस जगह का नाम बाबल पड़ गया, जिसके मानी फरकत या जुदाई के हैं। फिर जब हजरत अदरीस नबी माबूस हुए तो दूसरी तरफ काबील की औलाद बढ़ गई, तो उसने पहाड़ों से नीचे उतरकर बहुत फसाद बर्पा किया। इनमें नेक लोग भी शामिल थे, तो हजरत अदरीस ने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें एक ऐसी सरजमीन अता हो जिसमें अर्ज़े बाबल की तरह एक दरिया बहता हो। तब उन्हें अर्ज़े मिस्र में मुंतकिल होने का हुक्म हुआ। जब वो मिस्र पहुंचे तो वहाँ के माहौल को जिंदगी के मुवाकिफ और खुशगवार पाया, तो इस जगह का नाम बाबल से मिलता जुलता बाबलियून रखा, जिसके मानी है अच्छी जुदाई या अच्छी फरकत के। ये रवायात तौरात से मिलती हैं। अब इस सरजमीन का पहले से भी यही नाम हुआ करता था। इस बात का अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। 539 कबल मसीह में ईरानी बादशाह साइरस आजम ने इस सरजमीन को हखामनशी सल्तनत का हिस्सा बना दिया। 359 कबल मसीह में फिलिप दोम ने मकदूनी सल्तनत की यहाँ बुनियाद रखी। ये वही बादशाह था जिसे 336 कबल मसीह में कत्ल कर दिया गया था। कहा जाता है कि इस कत्ल को अंजाम देने के पीछे इसके अपने ही बेटे का हाथ था। इन दिनों कदीम यूनान यानी मकदूनिया में यह रिवाज चला करता था कि बाप की मौत के बाद बादशाहत के लिए बेटों में लड़ाई शुरू हो जाती थी, मगर यहाँ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फिलिप का एक ही बेटा था। बाप की मौत के बाद उसके बेटे की उम्र सिर्फ 20 साल थी, मगर उसे जंगी महारत खूब हासिल थी। ये वही बेटा था जिसने मकदूनिया का नाम तारीख में एक बहुत बड़ी सल्तनत की सूरत में दर्ज करवाया, और दुनिया ने इस बेटे को सिकंदर आजम का नाम दिया। सिकंदर आजम को जब मकदूनी सल्तनत मिली तो उसका ज्यादा हिस्सा यूनान और कुछ हिस्सा आज के मकदूनिया में आता था। सिकंदर आजम ने जिस तरह दुनिया में फतह और कामरानी का परचम बुलंद किया, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यूनान का मकदूनिया नाम के पीछे जो तनाजा चल रहा था वो यही था कि अगर मकदूनिया का यही नाम रहने दिया गया तो ये मुल्क बहुत जल्द यूनान को फतह करके दुनिया में दोबारा से मकदूनी सल्तनत की बुनियाद डाल देगा। इसलिए यूनान और दुनिया के दीगर कई ममालिक मकदूनिया को 27 साल तक फॉर्मर यूगोस्लाविया रिपब्लिक ऑफ मकदूनिया कहा करते थे, और कई लोग तो आज भी गूगल मैप पर जब इस मुल्क के नाम के साथ साथ फेरोम लिखा देखते हैं तो इसी नाम से पुकारना मुनासिब समझते हैं। दोस्तों, सिकंदर आजम का दूसरा कोई भाई तो नहीं था। एक दूध पीती बहन को उसने बादशाहत का ताज पहनने से पहले ही मरवा दिया था, लेकिन सिकंदर आजम की मौत के बाद फिर बादशाहत के असूल के लिए वही सिलसिला शुरू हो गया जो सिकंदर आजम से पहले हुआ करता था। सिकंदर की मौत के बाद जब सल्तनत को तकसीम किया गया तो मकदूनिया का काफी इलाका सुलोकस के कब्जे में चला गया, और सुलोकस के नाम से इस सल्तनत को सुलोकी सल्तनत का नाम मिला। सुलोकियों में हुक्मरानी के लिए आगे से आगे खाना जंगी शुरू हो गई, जिसका फायदा उठाते हुए पारसी यानी ईरानी लोग यहाँ पर काबिज होने लगे। पारसियों का यहाँ से खात्मा 243 कबल मसीह में रूमी अफवाज ने किया था। रूमियों से जन्म लेने वाली बाज़ंतीनी कौम ने इस सरजमीन पर 636 ईस्वी तक हुकूमत की। 636 ईस्वी में बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा यहाँ से सासानियों ने किया, जो ईरान की दूसरी फारसी सल्तनत कहलाई जाती है।
इस सल्तनत के आखिरी बादशाह को यजगर्द सोम कहा जाता है, जो दीन इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को अपनी सल्तनत में आने से न रोक सका। इस्लाम का परचम तो ससानी सल्तनत में ही लहरा दिया गया था, मगर यूनान और इससे मुल्हिका इलाके बच गए। 680 ईस्वी में यहाँ दीगर सलावेसी और बल्गारी कबाइल आकर आबाद होना शुरू हो गए। ये वो वक्त था जब दुनिया के बेशतर ममालिक पर मुसलमान गालिब आ रहे थे, मगर बल्कान का ये इलाका मसीही आबादी से खचाखच बढ़ने लगा। यहाँ पर कई बल्गारी और सर्बियन हुकूमतें कायम हुई। कई छोटे छोटे इलाके बाजंतीनी फरमारवाओं के अहलो अयाल ने काबू कर रखे थे। 14वीं सदी के आखिर में मकदूनिया उस्मानियों के जेर हो गया। 1912 में यहाँ से उस्मानी सल्तनत का मुकम्मल खात्मा हो गया, मगर 18वीं और 19वीं सदी में यहाँ लाखों मुसलमान बस चुके थे। मुकामी आबादी अपना मजहब तब्दील करके मुसलमान हो चुकी थी, मगर जब उस्मानी सल्तनत का यहाँ से खात्मा हुआ तो मसीही मजहबी तहरीकें शुरू हो गई। मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाने लगे। कई लोग तो दोबारा अपना मजहब मसीहत अख्तियार कर गए, तो कई मुसलमान 20वीं सदी के दौरान ही दीगर इस्लामी ममालिक में हिजरत कर गए। 1918 में एक रियासत यूगोस्लाविया की बुनियाद रखी गई। स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया, क्रोएशिया, कोसोवो और मकदूनिया इसके इत्तेहादी मुल्क करार पाए। 1991 में इनका इत्तेहाद खत्म हुआ तो जमहूरिया मकदूनिया ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। 8 सितंबर 1991 के रोज मकदूनिया ने आजादी का ऐलान किया था। आजादी के ऐलान के साथ ही यूनान ने सिर्फ नाम मकदूनिया रखने की बिना पर इस मुल्क की राह में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। यूगोस्लाविया के दीगर कई ममालिक को अगले ही साल अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया के बेशतर ममालिक तस्लीम कर चुके थे, मगर मकदूनिया की आजादी को अक़वाम मुत्तहिदा ने 8 अप्रैल 1993 को तस्लीम किया था। आजादी के बाद इस मुल्क के हिस्से में जो रकबा आया वो कुछ 25,713 मरबा किलोमीटर बनता है और रकबे के एतबार से इस मुल्क को दुनिया में 140वां दर्जा मिला। 2018 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 21,03,821 अफराद थी और आबादी के हवाले से इस मुल्क को दुनिया भर में 144वां नंबर हासिल था। मसीहत इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है। मुल्क की आबादी का 64.8% लोग मसीहत के फिरके ऑर्थोडॉक्स को मानते हैं। दूसरा बड़ा मजहब यहाँ इस्लाम है, जिसे मुल्क की आबादी के 33.33% लोग फॉलो करते हैं। 0.4% दीगर मसीही मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले अफराद यहाँ बसते हैं, जबकि 1.5% यहूदी, हिंदू और बुद्धिज्म के मानने वाले यहाँ बसते हैं। +389 इस मुल्क का कॉलिंग कोड है और .mk इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। मकदूनियाई दिनार इस मुल्क की करेंसी को कहा जाता है, जो आज से 15 साल पहले तक तो पाकिस्तानी करेंसी से भी कमजोर हुआ करती थी, मगर आज इनका एक दिनार पाकिस्तानी 2.58 रुपयों जबकि 1.30 इंडियन रुपयों के बराबर है। स्कोपिया को इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर होने का एजाज हासिल है। इस शहर को 972 ईस्वी में बाजंतीनियों के दौरे हुकूमत में बसाया गया था। आज का यह शहर 571 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और अपने अंदर तकरीबन 5.5 लाख अफराद को बसाए हुए है। मुल्क के दूसरे बड़े शहरों में बैतुल्ला, प्रीलेप और विलिस शहर शुमार किए जाते हैं। मकदूनिया इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान है। अल्बेनियन, तुर्किश, रोमानी और सर्बियन दीगर तस्लीम शुदा जुबानें हैं। बल्गारियन, तोर्लिकियान और यूनानी दीगर ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबानें हैं। वक्त के लिहाज से यह मुल्क पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। मकदूनिया की पाकिस्तान से दूरी 4,409 किलोमीटर है। 2002 में मकदूनियाई फोर्सेस ने 6 बेगुना पाकिस्तानियों को सिर्फ अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए मार दिया था। पाकिस्तान के मकदूनिया के साथ ताल्लुकात गहरे नहीं हो सके। साल 2016 में मकदूनिया ने अपने इस किए की माफी भी मांगी थी और पाकिस्तान से ताल्लुकात में बेहतरी भी लाई थी। पाकिस्तानियों को मकदूनिया में जाने के लिए इस मुल्क के वीजे की जरूरत होती है। 2009 से इस्लामाबाद में मकदूनिया का कौंसलेट ऑफिस कायम है, जहां से पाकिस्तानी इस मुल्क का वीजा हासिल कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं और आपके पासपोर्ट पर यूएस का वैलिड वीजा मौजूद है तो आप बिना किसी वीजा के मकदूनिया, सर्बिया, अल्बानिया और मोंटेनेग्रो का सफर कर सकते हैं। साथ ही साथ वाकया होने की वजह से यह सफर ज्यादा महंगा भी साबित नहीं होता। 8 से 10 डॉलर में बासानी वहाँ हॉस्टल मिल जाते हैं। मकदूनिया में तालीम की शरह 97.8% है, जबकि इंसानों की औसतन उम्र इस मुल्क में 75.7 साल है। इस मुल्क में मसीही आबादी मुस्लिम और यहूदियों के साथ मुकामी मज़हब से ताल्लुक रखने वाले अफराद को इनके मजहबी त्योहारों पर छुट्टियां भी होती हैं। इस मुल्क में हर साल होने वाली छुट्टियों की तादाद 29 के करीब है। मकदूनिया की लड़कियों का शुमार दुनिया की उन हसीनाओं में होता है जिन्होंने हजारों साल बाद भी तारीख और सकाफत को नहीं भूलने दिया। ये लोग शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में अपने सकाफती कपड़े पहनने को ही तरजीह देती हैं। फुटबॉल को इस मुल्क की कौमी खेल होने का एजाज हासिल है। फुटबॉल के अलावा इस मुल्क में हैंडबॉल, बास्केटबॉल दूसरी 2 मकबूल खेले हैं। ये मुल्क ओलंपिक्स की दीगर कई खेलों में हिस्सा तो लेता है, मगर ये खेलें मुल्क में बहुत कम खेली जाती हैं। इस मुल्क में पोस्त की काश्त काफी बड़े पैमाने पर होती है, इसीलिए पोस्त के फूल को इस मुल्क का कौमी फूल होने का एजाज भी हासिल है। इस मुल्क में बिल्लियों की एक बहुत बड़ी तादाद देखने को मिलती है, जबकि शेर इस मुल्क में चिड़ियाघरों के अलावा कहीं भी नजर नहीं आते, मगर शेर को इस मुल्क का कौमी जानवर होने का एजाज हासिल है। सनोबर के दरख्त को इस मुल्क का कौमी दरख्त होने का एजाज हासिल है, जबकि इस मुल्क में बेशतर इकसाम के परिंदे होने के बावजूद भी कौमी परिंदा किसी को भी मखसूस नहीं किया गया है। मकदूनिया दुनिया का वो पहला मुल्क था
जिसने सन 2006 में वायरलेस ब्रॉडबैंड की सहूलत अपने मुल्क के कोने कोने में हर शहरी की पहुंच में कर दी थी। मकदूनिया दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिनकी जमीनी हदूद किसी भी समुद्र को नहीं लगती। इस मुल्क के अगर महल वकूफ की बात की जाए तो मुल्क के मशरक की जानब बल्गारिया, मगरब की जानब अल्बानिया, शुमाल की जानब सर्बिया, शुमाल मगरब की जानब कोसोवो और जनूब की जानब यूनान वाक़या है। पानी के अंदर दुनिया की सबसे गहरी गार भी इसी मुल्क में पाई जाती है। 70 मीटर गहरी इस गार का नाम केव वेरलू है। मदर टेरेसा का नाम आपने अक्सर हिंदी फिल्मों या कहानियों में पढ़ा होगा। इंडिया में फलाही कामों के लिए और अपने मजहब की नुमाइंदगी करने वाली इस खातून का ताल्लुक भी इसी मुल्क से था, जिन्हें मिलने वाला नोबेल प्राइज वो वाहिद आलमी अमन का अवार्ड था जो दोबारा से मकदूनिया को न मिल सका। यह मुल्क सियाहों में इसलिए भी मकबूल है क्योंकि इसके छोटे छोटे साफ सुथरे गाँव, खूबसूरत झीलें, हरे भरे पहाड़ आंखों को ताजगी देने के साथ साथ सस्ती सियाहत का जरिया भी है। मारोवो नेशनल पार्क, क्लीचिका नेशनल पार्क और प्लिस्टन नेशनल पार्क, सिर्फ यही तीनों पार्क इस मुल्क के नेशनल पार्कों का एजाज रखते हैं। इस मुल्क में मौसम गर्मा गर्म और खुश्क होता है, जबकि सर्दियों में मौसम काफी ठंडा हो जाता है। मुल्क में एक ही वक्त में 3 मुख्तलिफ मौसम देखने को मिलते हैं। मैदानी इलाकों, शहरों और पहाड़ों के दर्जा हरारत में साल भर फर्क रहता है। वाइन लवर के लिए यह मुल्क जन्नत का समा है क्योंकि यहाँ शराब बनाने और पीने के शौकीन हजरात इस कदर ज्यादा हैं कि पिछली कई दहाइयों से इस मुल्क ने वाइन एक्सपोर्ट तो की है मगर इंपोर्ट कभी नहीं की। अगर कोई शख्स मेरी इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ कामकाज की घर से जाने का सोच रहा है तो भूल जाइए। इस मुल्क में ना तो कामकाज करने के ज्यादा मौके हैं और ना ही इस मुल्क की करेंसी इतनी ताकतवर है कि आप थोड़े से पैसों में अच्छी खासी कमाई कर सकें। इस मुल्क की अपनी 33% आबादी बेरोजगारी की जिंदगी गुजार रही है। मुल्क की आबादी इंतहाई कम होने के बावजूद भी 22% लोग गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, यानी कुल आबादी का 22% ऐसे लोग हैं जो रोजाना का $1 भी नहीं कमा सकते। अगर हम इस मुल्क को यूरोप के गरीब ममालिक में से एक कहें तो ये कहना भी गलत ना होगा। अब इस मुल्क में ज़राअत की पैदावार और सियाहत से लगता है कि मुल्क की हालत तब्दील हो सकती है, मगर इसके लिए शर्त है कि इस मुल्क को यूरोपीय यूनियन की रुकनियत मिल जाए ताकि ये अपने प्रोडक्ट को यूरोप की मंडियों में आसानी से पहुंचा सके और वीजा कवानीन आसान हो ताकि दूसरी दुनिया के लोग जो साल 2017 में 6,30,000 आए थे वो बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच जाएं। इस मुल्क की सालाना एक्सपोर्ट 5.46 बिलियन $, है, जबकि इस मुल्क की इंपोर्ट $7 बिलियन है। जब तक इंपोर्ट को कम और एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक ये मुल्क अपने हालात बेहतर नहीं कर पाएगा। मकदूनियाई लोगों की सरकारी जुबान अंग्रेजी नहीं और ना ही अंग्रेजी का यहाँ ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मगर इस मुल्क की ज्यादातर आबादी अंग्रेजी जुबान पर मुकम्मल अबूर रखती है। एक खूबसूरत मुल्क होने, अखराजात के हवाले से सियाहों की पहुंच में होने और एक कदीम तारीख रखने के बावजूद भी इस मुल्क का शुमार दुनिया के अनएक्सप्लोर कंट्रीज में होता है। मकदूनिया के लोग बहुत मेहमानवाज होते हैं। अगर आप सफर के लिए वहाँ टैक्सी बुक करवाते हैं तो आपको कोई गाइड लेने की जरूरत नहीं होगी। आपका ड्राइवर आपको वहाँ मुफ्त में गाइड जैसी तमाम सर्विसेज फ्री में मुहैया करेगा। मकदूनिया दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिन्होंने अपनी आजादी के लिए एक कतरा भी खून का नहीं बहाया था। दोस्तों, ये थी सिकंदर आजम के मुल्क मकदूनिया पर बनाई गई खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदा